हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं उत्कर्ष सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अभिनव सिंह आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना। जैसा कि बजट जब भी आता है 1 फरवरी को और उसके बाद एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है बजट सत्र की, जिसमें आप कई सारी चीज़ें सुनते हैं, जैसे फाइनेंस बिल, जैसे एप्रोप्रिएशन बिल, राइट। तो फाइनेंस बिल की जब बात करते हैं, जो कि पास होने के बाद फाइनेंस एक्ट बनता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर आप पे लगाए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। सरकार टैक्स लेती क्यों है? सरकार के पीछे क्या लॉजिक है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेकर एक तरीके से आय का पुनर्वितरण कर रही है, क्योंकि वही पैसा आपके लिए वो खर्च कर रही है, अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस कर रही है आपसे पैसा लेकर। सिंपल सी बात है। इसी नाते क्या है कि फिर आपको बजट में ये चीज़ बतानी पड़ेगी, क्योंकि बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि आपसे पैसा लिया है और आप पर अगर सरकार खर्च करेगी तो आर्टिकल 112 कहता है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण आपके सामने पार्लियामेंट में उनको रखना पड़ेगा हर वर्ष, जिसके पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। खैर, बात होती है टैक्स की। टैक्स क्या है? टैक्स के पीछे अगर मैं बात करूं तो टैक्स को आप यूं समझ सकते हैं कि ये एक आवश्यक या बाध्यकारी भुगतान है जो कि सरकार के द्वारा इंडिविजुअल्स और कंपनीज, व्यक्तियों तथा निगमों पर लगाया जाता है। किस पर लगता है ये? किस चीज पर? हमारी आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर पर। पहली बात, टैक्स क्या है? एक कंपल्सरी पेमेंट, एक मैंडेटरी पेमेंट है। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम पेइंग टैक्स, ठीक है। यू कैन नॉट प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम पेइंग टैक्स। कहने का मतलब अपने आप को बचा नहीं सकते। अगर आप पर टैक्स लगा है तो इसको आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्या है यहां पर कि इसके बदले में आप कुछ डिमांड भी नहीं कर सकते। डायरेक्ट कोई लेन देन नहीं हो रहा, आपने टैक्स दिया है, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है किस प्रकार से वो उसको खर्च करती है। उसके बदले में आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते। अनकंडीशनल है ये। कोई कंडीशन आप नहीं रख सकते कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, हमारे घर के आगे आप सड़क बना दो, ये आप नहीं कह सकते। तो एक तरीके से सरकार जो है अपने हिसाब से और जनहित को ध्यान में रखते हुए उस पैसे का प्रयोग यहां पर करती है। दूसरा, टैक्स लेने का अधिकार केवल और केवल सरकार को होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार हो। कहने का मतलब 7वीं अनुसूची में जहां पर डिवीजन ऑफ पावर देखी जाती है, जो लिस्ट बनाई है आपने, सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची की हम बात करते हैं। तो पॉइंट ये है बेटा, कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार को एक्सक्लूसिव राइट है कानून बनाने का टैक्स के लिए, कुछ के लिए राज्य को है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम पर इनकम टैक्स, भू राजस्व कर वगैरह जो राज्य सरकार ही लगाती है, लैंड रेवेन्यू टैक्स जिसे आप कहते हैं। और कुछ टैक्स लोकल बॉडीज भी आपसे लेते हैं, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, इस तरीके के छोटे मोटे टैक्सेस लोकल बॉडीज को भी दे दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो आपसे ले सके। यानी यहाँ पर जो टैक्स लेने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसको है? सरकार को। देता कौन है? पेई कौन है यहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज, इन पर ये अधिरोपित किया जाता है। किस पर, किस चीज पर लगा रहे हैं? हमारी आपकी इनकम या इनकम से रिलेटेड चीजें, जैसे प्रॉपर्टी हो गई आपका, ठीक है, कोई असेट हो गई आपकी, राइट। तो इस तरीके से हम उसको लगा रहे हैं, यानी हमारी इनकम या इनकम रिलेटेड चीज़ों पर, प्लस हमारे एक्सपेंडिचर्स, जो भी वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग कर रहे हैं, उस पर ये कर यहाँ पर लगाया जा रहा है, जैसे जीएसटी वगैरह यहाँ पर लगाई जा रही है। टैक्स हिंदुस्तान में 2 तरीके से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स वो पैसा जो सरकार आपसे डायरेक्टली ले लेती है, आपके जेब से डायरेक्टली यहाँ पर निकाल रही है। इनडायरेक्ट टैक्स वो पैसा होता है जिसके मतलब जिसमें आप तो टैक्स दे रहे हो, मतलब कंज्यूमर के तौर पर आप टैक्स दे रहे हो, लेकिन वो टैक्स जो है कलेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। यानी सरकार को पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को यहां पर पैसा मिल रहा है। रही बात टैक्स की, अगर आप पे लगा है तो आपको देना पड़ेगा। और आप कर क्या सकते हैं ऐसे में? उसका भी तो कुछ इंतजाम होना चाहिए। बेटा, हम यहां पर कर सकते हैं अपने कर दायित्वों को कम करने की कोशिश, यानी रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटीज। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटीज, अपने कर दायित्वों को कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें 3 चीजें हम कर सकते हैं। एक को आप कहते हैं टैक्स मिटिगेशन, या फिर टैक्स प्लानिंग, ठीक है। कर नियोजन या
प्रबंधन भी कह सकते हैं इसको, टैक्स मैनेजमेंट भी है, कर प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, टैक्स अवॉइडेंस आमतौर पर किया जाता है, कर परिहार, और एक है हमारा टैक्स इवेजन, कर वंचना, कर वंचना। सिंपल तौर पर अगर देखें टैक्स मिटिगेशन या प्लानिंग, कर नियोजन या प्रबंधन से हम क्या समझते हैं। कर नियोजन या प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है कि आप अपने कर दायित्वों को कम करने के लिए सरकार के द्वारा जो भी आपको डिफरेंट टाइप्स के एग्जम्पशंस, डिडक्शंस या छूटें मिल रही हैं उनका आप फायदा उठाते हैं। जैसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत 1961, ठीक है, जिसमें आप जो है सेक्शंस हैं 80C है, 80D है, ये जो सेक्शंस हैं इनके तौर पर कुछ छूटें आपको मिल जाती हैं जिनका आप फ़ायदा उठाकर अपने लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर कम कर सकते हैं। बेटा ये जो प्रैक्टिस है टैक्स मिटिगेशन की, ये दोनों है, मतलब ये तो एक लीगल है, वैध है, और दूसरा अगर देखा जाए तो एथिकल भी है, क्योंकि आप गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, अपने हक का ही फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मेडिकल इंश्योरेंस में हम लिया हुआ है, फैमिली इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर जो है बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, हमने कुछ विशेष जगहों पर निवेश करके रखा हुआ म्यूचुअल फंड वगैरह में, इस तरीके से जो डिफरेंट जैसे NPS लिया हुआ है, न्यू पेंशन स्कीम में निवेश, तो इस तरीके से जो भी हम डिफरेंट तरीके से निवेश करके रखे हैं तो एक लिमिट तक हमको उसकी छूट मिलती है, जो कि कानून हमें अधिकार देता है ऐसा। अगर ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो वो किस में आता है, टैक्स मिटिगेशन या फिर प्लानिंग में। दूसरा क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे पनामा पेपर लीक हुआ, पेंडोरा पेपर लीक हुआ, तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ का नाम आया, कई सारी कंपनियों का नाम आया कि कुछ कंपनियां फर्जी तौर पर चल रही हैं, कुछ कंपनियां जो हैं अपना हेड ऑफिस बाहर बनाती हैं, भारत में आके कार्य करती हैं और यहाँ बहुत पैसा कमाती है। फिर सरकार के जो कानून है उनका गलत फ़ायदा उठाकर, कानून में क्योंकि कुछ कमियाँ होती हैं, लूप होल्स होते हैं, उन लूप होल्स का अनुचित फ़ायदा उठाकर अपने पैसे को कहीं और शिफ्ट कर दे रहे हैं वो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और ऐसी चीज़ों को आप कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसमें होता क्या है कि आप लीगल तरीके से अपनी इनकम को इस तरीके से मैनेज करते हैं, यानी इस तरीके से एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करते हैं ताकि आप पे लायबिलिटी कम हो जाए या फिर आपको टैक्स देना ही ना पड़े। जैसे आप एक बड़ी कंपनी का नाम जानते हैं, गूगल की बात होती है तो दिमाग में नाम आता है यूएस मार्केट, यूएसए की नहीं, अगर गूगल की पेरेंट कंपनी देखेंगे तो गूगल की पेरेंट कंपनी जो है उसका नाम है अल्फाबेट INC, जिसका हेड ऑफिस है ड्यूब्लिन में। अरबों खरबों का बिजनेस, लेकिन हेड ऑफिस कहां पर, ड्यूब्लिन में। क्यों? आंसर आपके पास है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत से बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अपनी जो कानून में चीज़ें हैं उनका गलत फ़ायदा उठाकर या उसमें जो छूटें मिल रही हैं उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर, ठीक है, अंत में कोई टैक्स सरकार को जब नहीं देते हैं तो उसी को आप कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। कहने का मतलब तरीका तो इनका लीगल है, लीगल तरीके से करने, बट काम अनएथिकल है, अनैतिक, ठीक है, काम तो वैध है लेकिन अनैतिक है। अनैतिकता की हम बात कर रहे हैं। टैक्स एवेजन, अपनी इनकम को दिखाना ही नहीं, गलत तरीके से इनकम कमाना, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह जो कुछ भी करके यहाँ पर हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। इलीगल तरीके से भी इनकम जनरेट हो सकती है, लीगल तरीके से भी इनकम जनरेट हो सकती है, बट यहाँ पर अथॉरिटीज़ को हम बता ही नहीं रहे कि हमारे पास कितनी इनकम है। ब्राइबरी है, ठीक है, घूसखोरी है वगैरह से हम जो भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्लस ठीक तरीके से भी पैसा जनरेट कर रहे हैं तो भी हम इसको दिखा नहीं रहे हैं सरकार को। काला धन काले धन के तौर पर उसको हम रख रहे हैं अपने पास। तो एक तरीके से वो क्या है, टैक्स इविजन। ये क्या है, इलीगल भी है और इसके साथ साथ अनएथिकल भी है, अवैध तथा अनैतिक दोनों हैं। अनैतिक,
अगर अवॉइडेंस की बात करें तो बेटा अवॉइडेंस के लिए क्या है कि भाई इन्वेस्टिगेशन होगी तो हो सकता है आप पे पेनल्टी लग जाए, हो सकता है आप पे कुछ आपके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, या हो सकता है कानून में सुधार किया जाए। बट अगर ये कर दिया तो अनकंडीशनल आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी और आपके पीछे हमारी पुलिस आएगी, इकोनॉमिक की ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ये आपके पीछे आता है। ऐसी और भी एजेंसीज हैं जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, सीबीआई है, आप काफ़ी सारे आपके यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं यहाँ पर। लेकिन एक प्रमुख तौर पर देखा जाए कि अगर आप टैक्स की चोरी वगैरह कर रहे हैं तो आपके पीछे जो आती है वो होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके बारे में अभी काफ़ी सारे न्यूज़ में चीज़ें थी भी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टैक्स और टैक्स को कम कैसे कर सकते हैं उसके तरीकों के बारे में हमने देखा। एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है यहाँ पर, एग्जाम्स में काफ़ी बार इसको पूछा भी जाता है। खैर, आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि होली हंगामा ऑफर के तौर पर 9 से 22 मार्च के बीच में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। एक बिग ऑफर है, प्लस 100% तक का कैशबैक। और यही नहीं, हमारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट अन्य कोर्सेज पे मिल रहा है उनको। प्लस अपने भी कोर्स को अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो भी उनको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको अप्लाई करना है ये कूपन कोड होली। दूसरी बात अगर मैं करूं तो अभी जो है आरंभ बैच की हम बात करें, जिसमें हम पूरी तैयारी यूपी पीसीएस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल 2025 से, यानी अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। 14 महीने का बैच है और आप देख लो कि 25,000 की फीस की जगह ऑफर्ड प्राइस आपको मिला 6500। आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं, 22 मार्च तक का मौका आपके पास है। इस बैच में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। रिवीजन सेशंस आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, यहाँ पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ऑनलाइन मेंटोरशिप होगा 3 बार 1 महीने में। मेंटोरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी सिविल सेवा की तैयारी के लिए। प्लस मैं बात करूं, इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस है, प्लस वीकली टेस्ट भी यहां पर है। कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है उत्कर्ष परिवार की ओर से। होली के उपलक्ष्य में ये बैच है। नेक्स्ट अगर बात करूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन की, तो बेटा अर्जुन 4.0 बैच यहां पे लॉन्च होने जा रही है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलेगा। स्टैंडर्ड फी है 4800, प्राइम फी है आपकी 8500। कहने का मतलब प्राइम में कुछ फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बेटा आप अगर स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हिंदी आंसर राइटिंग, इससे आंसर राइटिंग, वीकली मंथली टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ, हैंड रिटन ई नोट्स, क्रिएट टेस्ट 3 डे, आज डाउट, मतलब डाउट सेशंस वगैरह। और अगर आप इसको इस तरफ देखेंगे प्राइम में, तो प्राइम में कुछ चीज़ें यहाँ पर बढ़ जा रही है। मेन टेस्ट सीरीज, 5 साल के पीवाईक्यूज, वीडियो सॉल्यूशंस, स्पेशल सेशंस ऑन एसे, लेटर राइटिंग, अनलिमिटेड डाउट सेशंस आपको मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टेस्ट भी आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं उत्कर्ष परिवार की ओर से। तो दोनों आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट यूपी पीसीएस फाउंडेशन की बात करें तो हिंदी माध्यम है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। स्टैंडर्ड फी है यहाँ पर 9500, प्राइम फी है यहाँ पर 13,500। और ये भी आपको लाइव बैच यहाँ पर दी जा रही है 9 से 22 मार्च तक। इसका भी यहाँ पर होली हंगामा ऑफर के अंतर्गत आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बने रहिए परिवार के साथ और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।